Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर। पहला टॉपिक है यहाँ पे वर्क। देखते हैं वर्क क्या होता है। मैं फॉर्मूला पहले बताऊंगा, उससे हम डेफिनेशन बनाएंगे। सो वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो एफ एस कॉस थीटा आएगा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक डायग्राम से शो करने की कोशिश करें तो डायग्राम इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। सपोज एक ब्लॉक है हमारे पास एंड वी आर ट्राइंग टू मूव दिस ब्लॉक ऑन दिस सरफेस। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया सपोज इस डायरेक्शन में इसको मूव कराने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, और ब्लॉक किसी टाइम के बाद इस पोजीशन पे आ जाएगा, एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वी आर ट्राइंग टू कवर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो ये एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे इसका वर्क डन जो होगा वो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज़ हमें अगर वेक्टर में दिया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में दिए हुए हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमें दिया हो सकता है ऐसे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। डिस्प्लेसमेंट सपोज है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, सॉरी वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क डन यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, and that will be W equals to एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई प्लस एफ जेड जेड। डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो ये तो इसके फॉर्मूले वगैरह हो गए। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं इसके फॉर्मूले से। सो इसकी डेफिनेशन होगी द मैकेनिकल वर्क is the dot product of force and displacement vector, force and displacement vector। ये वर्क की, मैकेनिकल वर्क की डेफिनेशन है। इसके बाद डायमेंशंस इसकी क्या है। इसका नेचर तो है स्केलर, नेचर वर्क का स्केलर है। SI यूनिट जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, एंड CGS में अर्ग हो जाएगी। वर्क बेसिकली एनर्जी ही है, मैथमेटिकली वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें दोनों की सेम है। 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 जूल और अर्ग का रिलेशन आएगा। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है। डायमेंशन इसकी होगी जो एनर्जी की होती है, दैट इज़ mL/T-2। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। और इसके अलावा हाँ, अब जैसे फोर्स के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट होती हैं जिसको हम किलोग्राम वेट या ग्राम वेट बोलते हैं। इसी टाइप से ग्रेविटेशनल यूनिट वर्क के लिए भी हो सकती है और एनर्जी के लिए भी हो सकती है। सो नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट इट विल बी लाइक किलोग्राम मीटर, एंड 1 किलोग्राम मीटर, तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन या स्मॉल जी न्यूटन। इसी तरह से 1 किलोग्राम मीटर इज़ स्मॉल जी जूल्स। तो जी की वैल्यू अगर 9.8 है तो 9.8 जूल्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही हम CGS में भी लिख सकते हैं। CGS में हो जाएगा ये 1 ग्राम सेंटीमीटर। तो जी की जो वैल्यू CGS में आएगी वो यहाँ पर लग जाएगी, विच इज़ 980, और अर्ग में 980 आएगी इसकी वैल्यू 1 ग्राम सेंटीमीटर की। दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस किलोग्राम मीटर का मतलब क्या होता है जी लगा देते हैं MKS में, उसको कन्वर्ट करके आप फिर सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क की। डेफिनेशन हमने देख लिया इसकी क्या है।
नेक्स्ट इसके नेचर, वर्क का नेचर क्या होता है और टाइप क्या होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेचर और टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क तो मैं पहले रफली इसका मीनिंग बता देता हूँ। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब थीटा 90 से बड़ा है, यानी 90 से छोटा है, सॉरी 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल है, तब हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, तब हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स में से कोई चीज़ ज़ीरो है या दोनों ज़ीरो हैं या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो वर्क ज़ीरो होगा, ठीक है। ये इसकी मीनिंग है, बहुत सिंपल, इसी को बस आपको राइटिंग में लिख देना है, इसका एसेंस यही है। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ, तो मैं सबके एग्जांपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व करूँगा। पहला एग्जांपल, इफ़ स्प्रिंग इज़ स्ट्रेच्ड, तो एक स्प्रिंग ली हमने, उसको स्ट्रेच कर दिया। तो जब इसको हमने स्ट्रेच किया होगा तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स इधर लगाया होगा और स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट काम कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है और डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास वर्क आएगा, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स, ये आएगा एफ अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0, यानी पॉजिटिव, ये वर्क पॉजिटिव आएगा। ऐसे स्प्रिंग के लिए एंगल है 180 डिग्री, तो ये आएगा हमारे पास नेगेटिव। तो स्प्रिंग का वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव है और अप्लाइड फोर्स का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है। अप्लाइड फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, अगर स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया था, अगर हम इसको कंप्रेस करें तो क्या होगा, इफ़ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो यहाँ पे अपने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया होगा, जबकि स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट वर्क कर रहा होगा, स्प्रिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा होगा स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अभी भी 0 डिग्री है और स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अभी भी 180 डिग्री ही है। तो यहाँ से फिर से वही आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन इज़ नेगेटिव। थर्ड एग्जाम्पल, if a person lifts a suitcase up from ground, ठीक है। तो एक पर्सन ने एक सूटकेस को, ये सूटकेस है, उसको ऊपर उठाया, तो यहाँ पे ये एफ अप्लाइड फोर्स, एफ पर्सन का फोर्स होगा, एफ अप्लाइड, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है क्योंकि उठा रहे हैं हम सूटकेस को। तो यहाँ पे हम क्लियरली बता सकते हैं वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय पर्सन, ये थीटा 0 बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये पॉजिटिव होगा, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें थीटा 180 डिग्री बन रहा है तो ये नेगेटिव होगा। अब इसी का एक अपोजिट वर्जन देखते हैं, डी, इफ़ अ पर्सन is lifting down a suitcase, तो इस केस में इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस तरफ है, एफ अप्लाइड या एफ पर्सन ऊपर की तरफ है। तो इस केस में जो वर्क डन आएगा हमारे पास
वो अप्लाइड फोर्स का यानी पर्सन का नेगेटिव आएगा और ग्रेविटी का पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स, एग्जांपल ई, इफ अ पर्सन with a suitcase on his head is moving on a horizontal road, then work done by gravity, तो ये पर्सन एक सूटकेस को लेके इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे हमें पता है cos 90 0 होता है, तो ग्रेविटी का वर्क डन जो हो जाएगा, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा यहाँ पे 0। और इसका 0 का मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर कहीं भी पार्शियल या कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है या एलिप्टिकल मोशन हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा वर्क डन 0 आएगा। नेक्स्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन इन पेंडुलम मोशन। तो पेंडुलम के मोशन में सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, तो वो भी टेंजेंशियल होगा, टेंशन इस तरफ होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वर्क डन यहाँ पे आएगा, वर्क डन बाय टेंशन 0। सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटी in the motion of moon is also 0. Work done by electrostatic force in the motion of electrons in the orbit around nucleus is 0. Work done by gravity of sun for the motion of earth around the sun is also 0. तो इन सारे केसेस में वर्क डन 0 आएगा। तो बस ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि पार्शियल या कंप्लीट कैसा भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो या इलेप्टिकल मोशन हो रहा हो, वर्क डन हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ बॉक्स इज पुश थ्रू a distance of 5 meter across a floor offering 200 Newton resistance, 200 Newton of resistance, full stop. How much work is done? Work is done by the applied force and the resisting force. ओके, देखो तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये फोर्स है और जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, तो जैसे फ्रिक्शन है बेसिकली ये। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा। ये रेजिस्टेंस फोर्स हो गया 200 न्यूटन का, और अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगा होगा जो आगे से ले जा रहा होगा। और यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कुछ बोली नहीं है तो हम 0 अज्यूम करेंगे नेट एक्सेलरेशन, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एफ अप्लाइड फोर्स भी यहाँ पे इसका मतलब 200 न्यूटन ही है, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में है। और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसका जिधर अप्लाइड फोर्स है उस तरफ होगा। तो यहाँ से क्लियरली जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आएगा उसके लिए एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो ये 200 × 5 यानी 1000
पॉजिटिव 1000 न्यूटन, ये सॉरी जूल, पॉजिटिव 1000 जूल ये आंसर आएगा। और वर्क डन बाय रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स ये 200 नेगेटिव इंटू 5, क्योंकि कॉस 180 होगा तो नेगेटिव 1000 जूल ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, तो इस टॉपिक का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, अभी जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया एफ एस कॉस थीटा वो तब एप्लीकेबल है जब एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे डिस्टिंक्टली हमें दी हो, 2 मीटर 200 न्यूटन ऐसा कुछ दिया हो। लेकिन कई बार फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया होगा, वो वेरी कर रहा होगा, तो उन केसेस में हमें कैलकुलस यूज़ करना होता है, तो इसका फॉर्मूला हमें कैलकुलस के फॉर्म में लगाना होगा। तो अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो सपोज़ हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस टाइप का बन रहा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है सपोज, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक गया और ये वैल्यू, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है सपोज x1, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है सपोज x2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, डिफरेंशियल पोर्शन ले लेंगे एक छोटा सा, सपोज़ ये पोर्शन ले लिया हमने dx पोर्शन, और इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे। इसके लिए वर्क डन आएगा dw इक्वल्स टू f डॉट dx। फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिमिट क्या आएगी 0 टू w वर्क डन की लिमिट, और ये x1 से x2 इसकी लिमिट। तो यहाँ पे w इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन f dx x1 टू x2। यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं, यानी, और इसका मतलब क्या है बेसिकली, एरिया अंडर एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व। तो सपोज़ ये सी डी है तो एरिया ऑफ ए बी सी डी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया निकाल के हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स ऑफ F इक्वल्स टू 10x प्लस 0.2 न्यूटन acts on a particle in x direction where F is in Newton, ठीक है, वो हमने x is in meter, find the work done by this force during a displacement from x equals to 0 to x equals to 2 मीटर। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसे। सो फोर्स है हमारे पास 10x प्लस 0.2 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 है, तो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स 0 से लेके 2। तो f की वैल्यू 10x प्लस 0.2 इंटू डी एक्स 0 टू 2। सो w आया 10x का अलग करेंगे इंटीग्रेशन और 0.2 dx का अलग करेंगे, तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx, यहाँ से 0.2 बाहर आ गया, अंदर बचा dx। सो ये 10 और x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0.2 dx का x हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 2 लिमिट है सारे केसेस में। अब लिमिट लगा देते हैं। सो ये हो गया 2 से 10, 5 टाइम्स कैंसिल 5, और पहले 2 लिमिट लगाई तो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0.2, यहाँ पे 2 माइनस 0, तो 5 इंटू 4 प्लस 0.2 इंटू 2 यानी 20 प्लस 0.4 यानी 20.4 जूल्स इज़ द आंसर।
20.4 जूल्स हमारा आंसर आएगा इस केस के लिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. बहुत सिंपल वर्ड्स में याद रखना है ऐसे तो सिर्फ इतना सा है कि द फोर्सेस विच आर पाथ डिपेंडेंट आर नॉन कंजर्वेटिव, विच आर पाथ इंडिपेंडेंट आर कंजर्वेटिव. बस इतनी सी बात है. अब उसको थोड़ा डिटेल में हमें समझना है. तो फर्स्ट हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसकी डेफिनेशन होगी ऑफिशियली, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by it or against it in moving a body depends only on the initial and final position and not on the path followed. ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी. एग्जाम्पल हैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैं सेकेंड 12th क्लास में बात करनी है तो उसका यहाँ पे ज़्यादा कोई स्टडी में रोल नहीं है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम प्रूव करके देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो कैसे शो हो सकता है. सो नेक्स्ट सब टॉपिक है इसमें प्रूफ ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो हम कुछ एग्जांपल लेके ग्रेविटेशनल फोर्स के कंजर्वेटिव नेचर को यहाँ पे शो करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए सपोज हमने 4 केसेस ले लिए जिनमें इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है लेकिन पाथ डिफरेंट है. तो और वो केसेस हैं एक बॉल को ड्रॉप करने के. एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया बी पॉइंट से ए पॉइंट तक और इसमें जो इसकी हाइट है वो सारे केसेस में सेम रहेगी, एच हाइट है. तो पहले केस में हमने ऐसे लीनियरली ड्रॉप किया है, ये फर्स्ट केस. सेकंड केस में हमने इंक्लाइन प्लेन से इसे ड्रॉप किया लेकिन हाइट अभी भी एच ही बनी हुई है. थर्ड केस में हमने एक स्टेयर से इसको ड्रॉप किया. स्टेयर से इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स है कुछ. और फोर्थ केस में हमने कोई रैंडम पाथ ले लिया है. एनी रैंडम पाथ. ओके, तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव है तो इन सारे केसेस में जो हमारे आंसर है वर्क डन का वो सेम आना चाहिए क्योंकि सारे केसेस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वो सेम है, बस पाथ डिफरेंट है. तो एक एक करके सारे केसेस में देखते हैं कि वर्क डन कितना आ रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे पहला केस देखते हैं. ये बॉल है यहाँ पे, इस पर बॉल पर वेट लगेगा mg जो कि फोर्स है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा. तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा. तो वर्क डन आएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 0
यानी एम जी, और हाइट डिस्प्लेसमेंट है एच की, डिस्प्लेसमेंट है एच। तो इक्वेशन नंबर 1 पहला वर्क डन आ गया। दूसरे केस में यहाँ पे वेट इसका नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ होगा। सपोज़ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल होगा हाँ 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ गया। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, W2 इक्वल्स टू एम जी इंटू एस इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ से निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी एच अपॉन एस। तो ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एम जी इंटू एस इंटू एच अपॉन एस, एस से एस कैंसिल आउट, तो W2 इक्वल्स टू आ गया W2 इक्वल्स टू एम जी एच ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन के लिए सपोज़ यहाँ पे n स्टेप्स है हमारे पास, n स्टेप्स, और एक स्टेप की हाइट है h डैश और एक स्टेप की हॉरिजॉन्टल लेंथ है x। तो n इंटू एच डैश इक्वल्स टू एच होगा, एक तो हमें ये चीज़ पता है। दूसरा, बॉल के लिए वेट ऑब्वियसली एम जी इस तरफ होगा, x डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और y डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, यानी y डिस्प्लेसमेंट का मतलब h डैश है। तो वर्क डन यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग आएगा। नेट वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ x प्लस वर्क डन ऑफ y। अब वर्क डन ऑफ x का मतलब है एम जी इंटू एक्स इंटू कॉस 90, दोनों के बीच में एंगल 90 है, प्लस y के लिए एम जी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस है h डैश एक स्टेप की, ये फॉर 1 स्टेप है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री कॉस 0। तो ये तो हो गया हमारे पास 0, और यहाँ से आ गया एम जी एच डैश कॉस 0 की वैल्यू 1। अब टोटल निकालेंगे तो n का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो हमारे पास हो जाएगा n एम जी एच डैश यानी एम जी इंटू एन एच डैश, एन एन एच डैश इज इक्वल्स टू एच, तो एम जी एच आ गया। तो थर्ड केस का वर्क डन भी एम जी एच आ रहा है। अब लास्ट फोर्थ केस के लिए देखते हैं। तो फोर्थ केस के लिए कोई भी रैंडम पोजीशन ले लो एक, मैंने सपोज़ ये रैंडम पोजीशन ले ली, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, टेंजेंशियल डी एस वेक्टर। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, इधर डी एक्स वेक्टर और ये डी वाई वेक्टर, और वेट इसका ऑब्वियसली नीचे की तरफ लगेगा एम जी इस तरफ। तो डी एक्स वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, और डी वाई वेक्टर के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी वर्क डन जब निकालेंगे तो 2 आएंगे, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू एक्स के लिए एम जी डी एक्स इंटीग्रेशन कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन एम जी डी वाई कॉस 0। इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि ये रैंडम पाथ है, तो हमें डी वाई और डी एक्स का इंटीग्रेशन करके टोटल निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डी एक्स तो इसके बराबर आएगा, सपोज़ ये है आर या एक्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स के बराबर आएगा, और इंटीग्रेशन डी वाई एच के बराबर आएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स इज़ एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई इज़ एच। तो इंटीग्रेशन डी एक्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया। इंटीग्रेशन डी वाई यहाँ पर 0 टू एच के बराबर है, तो W4 इक्वल्स टू आ गया एम जी एच अगेन। तो चारों केसेस में W1, W2, W3 एंड W4 सारे इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट सब टॉपिक इसी के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, जैसा डेफिनेशन में बोला हुआ है। सेकेंड, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
initial and final position. Third, work done in a round trip meaning closed path meaning initial and final position same, is always zero. तो वर्क डन एक राउंड ट्रिप में यानी क्लोज पाथ में हमेशा ज़ीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. इसका रीज़न ये है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट नेट ज़ीरो हो जाता है. फोर्थ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन जा रहे हैं और उसमें कुछ वैल्यू आ रही है, तो अगर उसका अपोजिट करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी. यानी वर्क डन फ्रॉम ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ बी ए. और इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्लोज पाथ बन जाएगा और वो ज़ीरो आ जाएगा. वर्क ए बी और माइनस बी ए ऐड करके ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास. तो वो थर्ड पॉइंट को भी शो कर रहा है एक्चुअली. ये थर्ड पॉइंट से मैच कर रहा है. ओके, ये हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में सारी चीज़ें देख ली हमने. और सेकंड था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. फर्स्ट हमने कंजर्वेटिव फोर्स किया था, नेक्स्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, ये ऑब्वियस है. कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, बस ये फ़र्क है. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक पहले बना लेते हैं. अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done by or against it is in moving a body from one position to another depends on the path followed. ओके, अब इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट ए ये है, दूसरा पॉइंट है ये बी, और हमने ए से बी तक एक बॉडी को लेके आना है. तो हम क्या क्या पाथ चूज़ कर सकते हैं. एक तो ये पाथ हो सकता है स्ट्रेट. एक सपोज़ हमने ये पाथ को ही ले लिया बी. एक तीसरा पाथ हमने ये ले लिया सपोज़ सी. 1 2 3 ये तीन पाथ लिए हमने. तो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन 1 इक्वल्स टू वर्क डन 2 इक्वल्स टू वर्क डन 3 होगा. फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 तीनों एक दूसरे से अनइक्वल होंगे क्योंकि तीनों का पाथ डिफरेंट है. ठीक है, तो ये एक इसका नेचर है. और दूसरा, अगर हम एक क्लोज पाथ में वर्क डन कर रहे हैं, यानी ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पर आए, फिर बी पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पर आए. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ये ऐसे वर्क डन हुआ. तो इस अगर कंजर्वेटिव है, फॉर कंजर्वेटिव WAB will be equals to negative of WBA and total work done 0. But for non-conservative work done AB does not equals to work done BA and net work done does not equals to 0. ये कंडीशन आएगी हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. इसके बाद इसके एग्जांपल्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ एग्जांपल. तो जो भी मैंने दो एग्जांपल जो बताए थे कंजर्वेटिव के लिए, उनके अलावा कोई भी एग्जांपल यहाँ पर लगा दो, वो नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो जाएगा. तो जैसे फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर या फ्लूइड रेजिस्टेंस, टेंशन इन अ वायर, एट्सेट्रा, दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर। पावर कैपिटल पी से इसे जनरली शो करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। डेफिनेशन है पावर ऑफ अ डिवाइस ऑफ अ मशीन is defined as the time rate of doing work by that machine ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाएगा पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क एनर्जी के बराबर होता है तो एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो एवरेज पावर है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी डिफरेंशियल करना होगा। और इसके अलावा हमें पता है ऑलरेडी कि डी डब्ल्यू का फॉर्मूला एफ डी एस होता है, तो ये इसको अगर इधर प्लेस कर दें तो पावर इक्वल्स टू ये आ जाएगा एफ डॉट डी एस डिवाइड बाई डी टी, एंड डी एस अपॉन डी टी इज़ वी, तो एफ डॉट वी। तो यहाँ से पावर का एक और फॉर्मूला बन सकता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस के केस में फोर्स इंटू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन इसकी ये बन सकती है पावर की, पावर इज कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पावर इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, अब इसकी कुछ पावर की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसकी, फर्स्ट नेचर इज स्केलर, SI यूनिट, watt, symbol W, and 1 watt is equals to 1 joule per second। और एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट काफ़ी फेमस है, दैट इज़ हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शॉर्ट में इसको लिखते हैं स्मॉल एच पी, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट्स। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट्स। और इसके बाद इसकी डायमेंशन इज़ ml/t-3 इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन इज एन एलिवेटर weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second, full stop. What should be the minimum horsepower of the motor used? ओके, सॉल्यूशन इसका, मास दिया है मैं 500 kg, लिफ्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे इसका वेट, कांस्टेंट वेलोसिटी के चक्कर में एक्सेलरेशन 0 होगी। तो फोर्स हो गया mg, यानी 500 इंटू 9.8, और ठीक है 500 इंटू 9.8 इसका फोर्स हो गया।
तो यहाँ से पावर आ जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी 500 इंटू 9.8 इंटू 0.4, तो ये हो गया 98 इंटू 20 यानी 1960 वाट्स, 1960 वाट्स। और हॉर्स पावर में ये वैल्यू आ जाएगी 1960 डिवाइड बाय 746। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो हॉर्स पावर है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको खुद ट्राई करना, सॉल्व कर लेना इसे डिवाइड करके। ओके तो ये पावर के लिए हमने टॉपिक किया। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, पावर के बाद एनर्जी। एनर्जी, और ऑब्वियसली हमने जो पावर की थी वो मैकेनिकल पावर है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैकेनिकल है, और मैकेनिकल का बोलने का मतलब ये है कि ये मोशन से रिलेटेड है। तो वैसे यहाँ पे एनर्जी जो है वो भी हमारे पास मैकेनिकल है। मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सो एनर्जी और वर्क डन में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे मैंने पहले बोला था। मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लॉजिकली हम बोल सकते हैं दैट एनर्जी जितनी है जिस बॉडी के पास, वो उतना ज़्यादा वर्क डन कर सकती है। सो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी of doing work, energy can be defined as this। ठीक है, एनर्जी की जो डायमेंशंस वगैरह हैं बहुत सारी हैं हमारे पास। एक तो स्टैंडर्ड जो होती है एसआई यूनिट, जूल, ऑलरेडी जानते हैं हम, और सीजीएस, अर्ग और ग्रेविटेशनल है किलोग्राम मीटर, हमने वर्क में ऑलरेडी पढ़ लिया था इसे। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं इसकी, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड इट इज़ किलोवाट आवर। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं हम यहाँ से। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलो मीन्स 1000, आर का मतलब 3600, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अगर कोई 1000 वाट की अगर कोई मशीन है और वो 1 घंटे तक चलती है, तो जितनी एनर्जी वो यूज़ करेगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। सो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी the energy consumed by a device of 1000 watt in 1 hour, ये इसकी डेफिनेशन है। वैल्यू मैंने बताई दी है। नेक्स्ट हीट यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट, हीट यूनिट और फूड यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज़ 1 कैलोरी। इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल्स या ऑलमोस्ट 4.2 जूल्स, ये बराबर। और इसकी डेफिनेशन है, ये बहुत पुरानी यूनिट है एनर्जी की, हीट की। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द हीट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन है, इसकी वैल्यू याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, तो हम उनकी एनर्जी को जूल्स वगैरह में मेज़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है उनके कंपैरिजन में। उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। ये थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से इसका कनेक्शन है, हमने 10th क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको जूल्स में लिख देंगे बस, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स ये इसकी वैल्यू होती है, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज it is the energy it is the energy of an electron charged at 1 volt of potential difference। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो उसके पास जो एनर्जी आ जाती है उस एनर्जी वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। इसमें बेसिकली हमने W = V/Q फॉर्मूला यूज़ किया है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे W वर्क डन है, V वोल्टेज है और Q चार्ज है, तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के सिर्फ 2 टाइप होते हैं। एनर्जी के फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं लेकिन मैकेनिकल एनर्जी के टाइप सिर्फ 2 होते हैं। और क्योंकि मैकेनिकल बोल रहा हूँ मैं तो मोशन से रिलेटेड सिर्फ 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है ये मोशन से रिलेटेड एनर्जी है, सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी by virtue of its motion, by virtue of its motion। मोशन से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एग्जांपल्स इसके बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, water falling down from hill, moving car, etc। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसकी एनर्जी इसके एग्जांपल में आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी के फर्दर टाइप्स नहीं होते। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फर्दर टाइप्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी डिफरेंट होते हैं, टाइप्स भी डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से फोर्स से वो पोटेंशियल एनर्जी बन रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन किसी भी फोर्स से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मोशन से मतलब है। तो इसी वजह से इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है बेसिक। वो फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के देखते हैं। मैं इसे कैलकुलस मेथड से करके बताता हूँ। सो यहाँ पे जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है कोई तो हम उसके लिए वर्क डन निकालते हैं, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन FdS, और फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, और AdS = होता है VdV। तो ये हो जाएगा MV/dV। और सपोज हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी U से V है, तो K = आ जाएगा, यहाँ से M बाहर आ गया, V² इसका इंटीग्रेशन U to V, तो ये हो गया 12 mv² - u²। एंड इफ़ इनिशियल स्पीड u इज़ 0 देन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 12 mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी हम डबल करें, स्पीड डबल करें, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वगैरह सब कुछ वही आएगा जो एनर्जी का है। कोई भी टाइप की एनर्जी उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, बस फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक इस पर क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 10%, full stop. What is the percentage change in kinetic energy? ओके,
तो इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बोथ कम्स। तो वो फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और p इक्वल्स टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो अगर मोमेंटम के फॉर्मूले का स्क्वायर कर दें तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इन इक्वेशंस का अगर हम डिवाइड कर दें तो k अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट, एम से स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 1/2m हो गया। हैंस k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। और जनरली बॉडीज़ का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से k इज़ प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, हैंस k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें p2 की वैल्यू, p2 इज़ इंक्रीज बाय 10%, तो p2 इज़ 1.1 टाइम्स ऑफ p1, 10% इंक्रीज कर दिया इस वजह से p2 की वैल्यू 1.1 p1 हो गई। ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू p1 स्क्वायर अपॉन 1.1 p1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p1 स्क्वायर अपॉन 1.1 का स्क्वायर 1.21 p1 स्क्वायर, p1 स्क्वायर से p1 स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से k2 इक्वल्स टू आ गया 1.21 k1। तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है k1 में, के काइनेटिक एनर्जी में। तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू k2 माइनस k1 डिवाइड बाय k1 इंटू 100। तो ये हो गया 1.21 k1 माइनस k1 डिवाइड बाय k1, k1 से k1 कैंसिल आउट, यहाँ से आया 1.21 माइनस 1 इंटू 100, यानी 0.21 इंटू 100 यानी 21%। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा 21% का इंक्रीज़। जो हमने मोमेंटम में कितना इंक्रीज़ किया था 10%, 10% मोमेंटम इंक्रीज विल इंक्रीज 21% इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है।